नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। फैली ने आज मलाई कोफ्ते और शाही पनीर के साथ मटर पुलाव बनाया था। मीठे में गुलाब जामुन। आज ससुराल में उसका पहला जन्मदिन था, जो उसने घर पर ही मनाने की सोची थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब फैली अपने जन्मदिन पे खुद ही खाना बना रही थी, वरना मायके में तो सुबह उठते ही माँ और पापा उसको तिलक लगाकर जन्मदिन की बधाई देते थे। फिर माँ और छोटी बहन रुचि मिलकर उसकी पसंद का नाश्ता बनाती थी। नाश्ते की मेज पर उसके छोटे भाई राजीव और संजीव रुचि को हैप्पी बर्थडे बोलकर उसे के जन्मदिन की प्लानिंग में लग जाते थे। उस दिन सब लोग छुट्टी ले लेते थे। माँ पापा की तरफ से कहीं घूमने जाने का उसका तोहफा होता था, लेकिन उसके भाई मिलकर हर दिन पर उसके कोई ना कोई खूबसूरत और यादगार तोहफा देते थे। उसकी अलमारी में ना जाने कितने तोहफे, खूबसूरत डायरियाँ, ज्वेलरी सेट, खूबसूरत सूट आज भी सहेज के रखे हुए थे। उसके छोटे बहन भाइयों के प्यार की निशानी बनकर। उसके बाद पापा उन सबको कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते, कभी कभी चिड़ियाघर, कभी पार्क, कभी और किसी दर्शनीय स्थल पर। फिर वो सब किसी रेस्टोरेंट में लंच और डिनर करके घर आते थे। इस तरह हर साल उसका जन्मदिन मीठी यादें छोड़ जाता था। लेकिन ये तो ससुराल है। सुबह से ही किसी ने बधाई नहीं दी, गिफ्ट की तो बात ही नहीं आई। सब अपने अपने काम से बाहर चले गए। फैली का मन कुछ बुझ गया। फिर सोचा शायद किसी को याद नहीं रहा होगा। उसने सबका मनपसंद खाना बनाने के साथ अपनी पसंद की का मीठा बनाया था। अरे बहू, आज भूखा ही मारेगी क्या? उसकी सास ने आवाज़ लगाई। नहीं माँ जी, अभी लाई। फैली ने सास को खाना परोसा। एक कटोरी में गुलाब जामुन देखकर उसकी सास ने पूछा, ये क्या है बहू? जी माँ जी, आज मेरा जन्मदिन। बहू, यहाँ तुम्हारे बाप की तरह रिश्वत की कमाई नहीं आती, जो तुम रुपए पानी की तरह बहा रही हो। मेरा पति और मेरा बेटा दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे घर में आते हैं, और तुम उनकी खून पसीने की कमाई रोज पकवान बनाकर उड़ाती हो। फैली अपनी सास का मुँह देखती रह गई। उसने जो भी खाने में बनाया था वो इन लोगों को रोज का मेनू था। हाँ, आज उसने मीठा अपनी मर्जी से बना लिया था। क्या देख रही है? अरे अपने पति की कमाई से कुछ तो मुँह रख। एक हम थे जो पूरी उम्र अपने हाथों से सब काम किया करते थे, लेकिन कभी पकवान बनाकर अयाशी नहीं की। माँ जी, आपके घर में तो हमेशा नौकरानी लगी रहती थी, तो आपने घर का काम किया ही कब? मेरी शादी होते ही आपने मेहरी और नौकरानी दोनों को हटा दिया, वरना इससे पहले इस घर का पूरा काम नौकरानी और मेहरी के ही जिम्मे था। फैली को भी अपनी सास के सफेद झूठ पर ताव आ गया। फैली की सास उसका मुँह देखती रह गई। फैली भी बिना कुछ खाए पिए अपने रूम में आ गई। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेकार जन्मदिन आ जाए तो उसे बात करूँगी। उसने गुस्से में टहलते हुए अपने पति के बारे में सोचा। आज फैली का व्रत था। सुबह सुबह सबको नाश्ता करा कर सफर और अभय को वापस भेजकर फैली ने घर का काम निपटाया और ऊपर अपने रूम में जाकर गीता का पाठ करने लगी। व्रत भी था और ससुराल के कष्टों से घबरा कर अब वो भगवान में अपनी समस्याओं का हल करवाना चाहती थी, लेकिन ससुराल तो ससुराल ही होता है ना। फैली को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन गीता का पाठ करते हुए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया।
थोड़ी देर बाद वो नीचे आई तो उसके सास ससुर का मुंह फूल गया था। वजह क्या थी ये पूछने की फैली की हिम्मत नहीं हुई। एक तो सुबह से बिना खाए पिए काम में लगी हुई थी, दूसरे उसे आजकल बहुत कमजोरी फील हो रही थी। मन करता था कुछ ना करें, बस लेटी रहें, लेकिन यहाँ ऐसा संभव कहाँ था। सारे काम निपटाने के बाद क्या गलती हो गई, इन सब दोनों को क्या हुआ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। शाम को अभय के आते ही सास ससुर ने बेटे से शिकायत कर दी कि फैली दिन भर ऊपर कमरे में आराम करती रही और उन लोगों को खाना नहीं दिया। बस इतना सुनते ही अभय का पारा हाई हो गया। फैली ने खाना परोसा तो किसी ने नहीं खाया। अभय ने बर्तन वापस किचन में रखे और बाइक उठाकर बाजार खाना लेने चला गया। उसके बाद 3 लोग आराम से होटल के खाने के मजे ले रहे हैं और एक इंसान व्रत के बाद भी बिना कुछ खाए अकेले आंसू बहा रहा थी। दूसरे दिन उसके सास ससुर ने उसके पापा को फोन करके उसकी खूब शिकायत की और पापा के कहने पर भी उसके पापा की बात नहीं कराई। वो बस रोती ही रही। उसे ना कोई संभालने वाला था और ना ही कोई खाना पूछने वाला। अभय अपनी माँ के पास फिर से सोने लगा और वो फिर से उस घर में अकेली हो गई। 3 दिन बाद उसकी ननद आई अपने बच्चों को लेकर। जाकर बच्चों को चहल पहल से फैली का मन बहला। नंद उसके पास बैठती थी, बात भी करती थी। उसकी सास तो सिर्फ काम करवाने के अलावा ताने ही मारती थी। सास कभी फैली के साथ बैठी नहीं, हमेशा अपने पति या बेटे के साथ बैठती थी, वरना अकेली बैठी रहती थी। वो तो अपनी बेटी यानी नंद से भी फैली के पास बैठने के लिए मना करती थी, लेकिन नंद फिर भी उसके साथ मौका निकाल कर बैठ जाती। उसने अपनी नंद से अपनी तबीयत के बारे में बताया। दीदी, लगता है आपका भतीजा या भतीजी आने वाला है, फैली ने लजाते हुए कहा तो नंद भी खुश हो गई। अच्छा, अभय को बताया? दीदी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे पागल, वो देखना, जब उसे पता चलेगा वो कितना खुश हो जाएगा। इतने में फैली की सास अंदर आई। दरअसल वो देखने आई थी कि फैली क्या बात कर रही है। ये उनकी आदत थी कि जब फैली अकेली घर में होती थी तो कभी अंदर झांक कर भी नहीं देखती थीं, लेकिन अगर कोई लड़की या औरत फैली से मिलने आ जाती थी तो उसकी सास हर दूसरे मिनट पर चक्कर लगाती रहती थी। या भाभी के लिए ताबीज़ ले आना, और अब भाभी भारी काम मत करवाना, आप दादी बनने वाली हो। फैली की सास ऐसे बन गई जैसे सुना ही ना हो। दूसरे दिन नंद अपने घर चली गई। फिर अभय उसके पास सोने लगा था। सास ससुर का मूड भी ठीक था, लेकिन ये बस तूफान से आने की पहले की शांति थी। गांव की एक लड़की रिश्ते में उसकी नंद लगती थी। एक दिन बातों बातों में फैली ने उसे अपने दहेज की बेडशीट दिखाई, जिस पर उसने खुद बहुत खूबसूरत पेंट किया था। भाभी, मेरा प्रैक्टिकल है, क्या आप मेरा एक मेज पोस्ट पेंट कर देंगी? उसने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए हैं कुछ पेंट किए हुए। चलो, इस बहाने से मैं अपनी प्रैक्टिस कर लूँगी। फैली ने फौरन उसको सहमति दे दी। एक दिन उसकी सास ने घर में हंगामा मचा दिया था कि क्यों फैली किसी का काम कर रही है। अभय ने उस पर इतनी छोटी सी बात के लिए हाथ उठा दिया था कि उससे बिना पूछे क्यों दूसरों का काम किया। उसके ससुर ने पापा को फ़ोन करके कह दिया कि आकर अपनी लड़की को ले जाओ। फैली रोती गिड़गिड़ाती रही। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप लोग उनसे कुछ मत कहिए। 2 दिन पहले मम्मी ने बताया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। फैली पहले ही पापा की तबीयत को लेकर परेशान थी।
अब इस कड़कड़ाती कोहरे वाली ठंड में पापा को इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता। सिर्फ उसकी वजह से उसने 1000 मिन्नतें कर डाली सफ़र से और अभय से कि पापा से आने के लिए मना कर दें, लेकिन सफ़र और अभय दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके अलमारी में लॉक कर दिए। फैली बिन पानी की मछली की तरह छटपटाती रही, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं पाई, क्योंकि कर भी क्या सकती थी। लोगों के बीच कोई भी तो शैली का अपना नहीं था। अभय भी शैली को अपनापन और सम्मान कहाँ दे पाया, जिसकी हर स्त्री को चाहत होती है अपने पति से। वो घर में सास और अभय के होते हुए भी बिल्कुल अकेली थी। ठंड का मौसम और तबीयत की सुस्ती और घबराहट के बावजूद उसने पूरे घर का काम किया। अभय के कपड़े धोए, सफाई की और खाना बनाया। पूरा दिन जिस तड़पड़ाहट में गुजरा वो शैली ही जानती थी। रात 8 बजे अभय पापा को स्टेशन से लेकर आया। शैली का मन किया कि भागकर पाके गले लग जाए और खूब रोए, लेकिन उसने खुद को संभाला और रसोई में जाकर चाय, नाश्ते और खाने की व्यवस्था करने लगी। सास का मुंह तो टेढ़ा ही रहा, लेकिन अभय और ससुर दोनों के व्यवहार को देखकर ये समझना मुश्किल था कि यही वे लोग हैं जो कल उसके लाख तड़पने पर भी मोबाइल पर पापा से बात करवाने पर राजी नहीं हुए। आज पापा से ऐसे घुल मिल कर बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रात का खाना खिलाकर शैली थोड़ी देर वहीं अपने पापा के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसकी सास बोली, जा पहले बर्तन मांज के रख और चौका समेट ले। रात भर रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहेंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी घर में। ना चाहते हुए भी शैली को वहाँ से उठना पड़ा। उसके वहाँ से जाते ही उसकी सास, ससुर और अभय तीनों ही उसके पापा से उसकी शिकायत करने लगे कि ये देर सुबह तक सोती है, रात को बर्तन नहीं मांजती, सास के पास नहीं बैठती और इसी तरह की कई उल फजूल शिकायतें पापा से शांति से उन लोगों की बातें सुनी और कहा, हमारे घर पर तो बेटी ने कभी इतना काम किया नहीं, पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रही और शादी हो गई। अब आपके घर में है, आपकी बेटी बनकर आई है तो आप सिखा लीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगी। पापा की बात सुनकर उसकी सास ने मुँह बिचकाया और ससुर ने कहा, कल हम आपको अपना गांव घुमाने ले जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे। अभय तो बहुत बिजी रहता है। अभय तुम कमरे में जाओ, बहू अकेली होगी। अभय के जाने के बाद बाकी सब भी सोने के लिए लेट गए। उधर अभय कमरे में आकर शैली को प्यार से गले लगाते हुए कहता है, शैली अपने पापा से कह देना घूम कर चले जाएं, क्योंकि मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। ये सुनकर शैली को क्रोध आ गया, जब मुझे छोड़कर हफ्ते हफ्ते अपनी माँ के कमरे में सोते हो तब कैसे मन लगता है। अगर नहीं भेजना है तो बीमारी की हालत में मेरे पिता को 400 किलोमीटर का सफ़र इतनी सर्दी में करके आने के लिए क्यों मजबूर किया। फ़ोन करके पापा की स्थिति से अवगत करा सकते थे। अब जब वो आ गए हैं तो तुम चाहते हो कि मैं उनको खाली हाथ वापस भेज दूं, लेकिन ये सब तो हो अभय से कह नहीं पाई, केवल सोच कर ही रह गई। लेकिन उसने ये भी तय कर लिया था कि पापा के साथ ज़रूर जाएगी। दूसरे दिन सबको नाश्ता कराने के बाद शैली अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। को उसके सास ससुर घुमाने लेकर चले गए। अभय रोज की तरह ऑफिस चला गया। सास ने गेट के पास कुर्सी डाली और बाहर ही बैठ गई। ये उसका रोज का काम था। वो बाहर ही अंगीठी जलाती थी। अभय और उसके पति के साथ बैठकर धूप
होने तक तापती थीं। एक बार फैली ने ठंड से बेहाल होकर आंगन में आग जला ली तो उसकी सास ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि मेरा घर गंदा हो जाएगा। फैली को सर्दी लग रही थी तो उसने सोचा आज तो ताप ही लें जब आग जलाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभय घर पर हैं। उसने टैंक का ठंडा पानी बाल्टी भरकर फैली और आग दोनों पर डाल दिया था। वो दिन और आज का दिन चाहे जितनी सर्दी लगे, फैली अंगीठी नहीं जलाती। आखिर फैली एक इज्जतदार परिवार की पर्दे वाली बहू जो थी। खैर फैली ने अपनी पैकिंग कर ली और पापा के आते ही बोली, मैं तैयार हूँ, चलिए पापा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।